मेरा ये प्लान था कि हम लोग अपना शेयर ऑफ बिजनेस पंजाब में और बढ़ाएं। चुनौतियों को लेकर हम देखते हैं सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज भी दिए जाते हैं। स्टील जो इंडस्ट्रीज़ है, उसे आप भारत में कहाँ देखेंगे? भारत में स्टील का कंजम्पशन जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जबकि विदेशों में स्टील कंजम्पशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेट सा कर रहा है। तो ये एक इंडस्ट्री है जो कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। तो एक तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेस होता है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट। हम ये देख रहे हैं कि भारत में तो स्टील का जो कैपेसिटीज़ हैं दुनिया भर से में कम हो रही हैं और भारत में बढ़ रही हैं। मुझे लगता है पंजाब में स्क्रैप बेस्ड स्टील प्लांट जो कि ग्रीन स्टील बना है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हर ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही है और इन LHB व्हील्स की बहुत ज़रूरत है देश को। तो एक मेरा ये भी प्राथमिकता रहेगी कि उस व्हील प्लांट को जल्दी से उसका प्रोडक्शन रैंप अप करूँ, ताकि जो हम लोग व्हील्स इंपोर्ट करते हैं उसको पूरी तरह बंद करा जा सके। कनाडा चले जाइए, US चले जाइए, तो वहाँ आप अगर शॉप फ्लोर में जाएंगे तो आपको इंडियन नज़र आएंगे। RINL के ही बहुत सारे लोग बाहर इधर उधर चले गए। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी पर आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभाष चंद्र। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल भट्ट जी हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी पर। नमस्कार। अतुल जी, आपका जो फर्म है वो स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फोकस रखता है। आपका जो अभी लक्ष्य है 2025 को लेकर चल रहा है, 2025 का आखिर ये लक्ष्य है? मैं आपको विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के बारे में बताऊं। हम लोग लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हाई क्वालिटी लॉन्ग प्रोडक्ट्स जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल के जो क्रैंक शाफ्ट्स वगैरह बनाने के काम में आता है। तो अगर आप अपना पंजाब पंजाब की जो इंडस्ट्रियल बेस को आप देखिए, तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है कई तरह के स्टील बनाता है और हम लोग की कैपेसिटी करीब 7.3 मिलियन टन कैपेसिटी है। जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स में वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी कॉन्शियस प्रोड्यूसर हैं हम। और आगे हम लोग का यही प्लान है कि जो वैल्यू एडेड स्टील है, जो जिससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, वो हाई क्वालिटी स्टील हम लोग बनाएं। और उसी उद्देश्य से मैं पंजाब आया था और यहाँ के कस्टमर से मिलने कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हम लोग के प्रोडक्ट्स के लेकर। और मैंने ये देखा कि बहुत ह्यूज पोटेंशियल है हम लोग को हाई क्वालिटी स्टील बना के और जो इंडस्ट्रियल बेस है हमारे देश का, उसको और स्ट्रेंथन करना। भविष्य में पंजाब में या जालंधर में अभी आप आए हैं, यहाँ को लेकर कोई आपका खास फोकस है, कोई फ्यूचर प्लान है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सेक्टोरल अप्रोच लो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का स्टील बनाएं जिससे जो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैं मंडी गोविंदगढ़ में गया था तो मैंने देखा कि एक दिन में 70,000 टन डिफरेंट डिफरेंट तरह का स्टील बनता है। तो उस स्टील को किस तरह से हम लोग उसकी क्वालिटी और बढ़ाएं, ये मेरा प्लान था। और इवन जालंधर में हम लोग का, इनफैक्ट लुधियाना में और चंडीगढ़ में हम लोग के डिपोज़ हैं जहाँ से हम लोग माल ट्रांसपोर्ट करके फिर यहाँ पर स्टॉक और सेल करते हैं। कौन कौन से ग्रेड्स हम लोग स्टॉक करें, कौन से सेल करें, कौन कौन से डायरेक्ट हम लोग के कस्टमर से रिलेशनशिप हों, वो सब मुद्दों को लेके मेरा ये प्लान था कि हम लोग अपना शेयर ऑफ बिज़नेस पंजाब में और बढ़ाएं, ताकि यहाँ का इंडस्ट्री और तरक्की कर सके। जी, बिल्कुल। आप पंजाब आए हैं, जालंधर आए हैं। इस वक्त देश की कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो जहाँ चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। चुनौतियों को लेकर हम देखते हैं सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज भी दिए जाते हैं। स्टील जो इंडस्ट्रीज़ है, उसे आप भारत में कहाँ देखें? देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, एट अ ग्लोबल लेवल
भारत का विश्व में सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर का स्थान बन चुका है। तो बहुत कम ऐसी कमोडिटीज़ हैं जहाँ पर विश्व स्तर में आपका पहला या दूसरा रैंक हो। तो एक तो ये है कि भारत बहुत जल्दी से, क्योंकि भारत में स्टील का कंजम्पशन जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जबकि विदेशों में स्टील कंजम्पशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेट सा कर रहा है। सो ये एक इंडस्ट्री है जो कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। एक एक स्टील प्लांट में हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं। हमारे स्टोर जो स्मॉल एसएसआई यूनिट्स हैं वहाँ भी रोज़गार मिलता है। जैसे जो मंडी गोविंदगढ़ में ही ले लीजिए, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहाँ के लोगों को। सो एक तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेस होता है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट का। मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दूं कि अर्ली 90s में यूएसए जो था वो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था। करीब 50% ऑफ द वर्ल्ड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन यूएस। और बड़ा रैपिड एक्सपेंशन हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद यूरोप में शिफ्ट हो गया फोकस। यूरोप करीब करीब दुनिया का 50% स्टील बनाता था और यूरोप में बड़ा रैपिड डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद चाइना में शिफ्ट हो गया 2000 के बाद, 2002 से 2008 चाइना में रैपिड डेवलपमेंट हुआ। आज की तारीख में चाइना 50% से ज़्यादा स्टील दुनिया की बनाता है। और गोइंग फॉरवर्ड हम ये देख रहे हैं कि भारत में जो स्टील का जो कैपेसिटीज़ हैं दुनिया भर से में कम हो रही हैं और भारत में बढ़ रही हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर रहेगी इस देश का जो हम लोग का लक्ष्य है, टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और उस दिशा में मैं चाहता हूं कि आरआईएनएल अपना रोल प्ले करे। आपने देश के डेवलपमेंट्स की बात की, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की बात की, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जब इंडस्ट्रीज़ आती हैं। आप भारत में इंडस्ट्रीज़ के लिए या पंजाब में अगर बात करें, पंजाब स्पेसिफिक क्योंकि आप अभी जालंधर में हैं, इंडस्ट्रीज़ को लेकर जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर भारत में है तो आपके हिसाब से वो क्या है? मैं अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो एक हम लोग का बहुत बड़ा चैलेंज है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, क्योंकि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो एक तो वर्किंग कैपिटल और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स। अब जैसे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं उसमें आपको आयरन ओर चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए, कई तरह के रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। दूसरा एक अल्टरनेटिव रूट है स्टील बनाने का जो कि स्क्रैप को मेल्ट करके बनाने का है। तो जो जो स्टेट्स होते हैं जहाँ पर कच्चा आयरन ओर नहीं होता और जहाँ कोकिंग कोल नहीं होता, वो इस दिशा में स्क्रैप मेल्टिंग से वो तरह तरह के स्पेशलाइज स्टील बनाएं। हाल ही में आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप इस तरह का स्टील प्लांट लगाने का प्लान बना रहा है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो लोगों में एक जज्बा है कि टू फाइंड आउट यू नो हाउ टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री एक प्रोमिनेंट थ्रू द स्क्रैप रूट, क्योंकि स्क्रैप रूट ऑल्सो मेक्स द ग्रीन स्टील। जो कहते हैं ना ग्रीन स्टील, आजकल एनवायरनमेंट कंट्रोल और पोल्यूशन पे काफ़ी चर्चा है। तो मुझे लगता है पंजाब में स्क्रैप बेस्ड स्टील प्लांट जो कि ग्रीन स्टील बनाए, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपने अगर हम देखते हैं पंजाब की बात की, देश की भी बात की, जब भारत सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में अगर हम इंडस्ट्रीज़ को, मौजूदा इंडस्ट्रीज़ को देखें और ख़ासकर उसमें भी स्टील इंडस्ट्रीज़ को देखें, तो आपको लगता है कि भारत सरकार की ये कोशिश स्टील इंडस्ट्रीज़ को भी बूस्टर दे रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोग की भारत सरकार की कई नीतियाँ रही हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत को एक बहुत बल मिलता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि हाल ही में एक पीएलआई स्कीम शुरू करी गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टील इंडस्ट्री की। उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि बहुत सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील हैं
जो कि इंपोर्ट होते हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये PLI स्कीम हाल ही में शुरू हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बहुत सारे ऐसे ग्रेड्स प्रोड्यूस होंगे जो कि इंपोर्ट होते हैं। एक हाल ही में एक सरकार की एक और पॉलिसी है DMISP पॉलिसी, यानी डोमेस्टिक मेड आयरन एंड स्टील पॉलिसी, कि अगर किसी स्टील के किसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी देश में है तो वो हम लोग उसको बढ़ावा देंगे। तो कई कई नीतियां हैं जो आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रेस करती हैं, और RINL जो है वो एक पूरी तरह से एक इंडियन प्लांट है, और हमारी भी निरंतर कोशिश रहती है कि हम लोग ऐसे ऐसे स्टील के ग्रेड्स बनाएं जिससे इनका इंपोर्ट रुक सके और एकदम ज़ीरो हो जाए। आप विशाखापट्टनम स्टील अभी हैंडल कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी RINL। आपको लगता है कि जो आपने अभी लास्ट ईयर पिछले साल ही से ज्वाइन भी किया है, और ये बदलाव जो आपने बीते 10 साल में इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा, और जब से आपने यहाँ ज्वाइन किया है तब से आपने आपने क्या बदलाव देखा है? देखिए, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट एक बहुत ही उत्तम स्टील प्लांट है, सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस प्लांट है। पिछले साल मैंने इसका चार्ज लिया, और इनफैक्ट 14-15 से के बाद निरंतर लॉस मेकिंग इसमें हो रही थी, लेकिन पिछले साल 21-22 में हम लोग ने पहली बार 6 साल के बाद प्रॉफिट बनाया, और ये प्रॉफिट बनाने का मेन जो जिनकी वजह से ये बना वो हमारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स थे। जी। तो मैंने इस कंपनी में एक टीम स्पिरिट पे जोर दिया कि सब लोग मिल के एक लक्ष्य की तरफ बढ़ें। इनफैक्ट 1 नवंबर को मैंने सितंबर में मैंने ज्वाइन किया, और मुझे लगा कि टीम स्पिरिट बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। तो 1 नवंबर को हम लोग सब ने शपथ ली, शपथ ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो कि एडमिनिस्टर करी हम लोग ने सारे एम्प्लॉयज़ को, और 1 नवंबर से लेकर और 31 मार्च तक निरंतर हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि एक जो लोग कहते थे कि भाई कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है, तो उससे हम लोग उभरे बाहर आए, बिल्कुल। और एक नई ऊर्जा कंपनी में जनरेट हुई, जिससे एक नया कॉन्फिडेंस आया लोगों में कि हम डेफिनेटली किसी से कम नहीं हैं स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्र में। आपने इम्प्रूवमेंट्स की बात की, वाकई में ये काफ़ी बड़ा संदेश तमाम इंडस्ट्रीज के लिए, काफ़ी बड़ा संदेश देश के युवाओं के लिए है। जब हम RINL की बात करते हैं, RINL के बारे में कहा जाता है ये एक ऐसा स्टील प्लांट है जो देश के बाकी स्टील प्लांट से अलग है। ऐसा विशाखापट्टनम जो स्टील प्लांट है उसमें ऐसा क्या है? एक तो हम लोग का फोकस रहता है लॉन्ग प्रोडक्ट्स पे, जो बाकी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं वो फ्लैट प्रोडक्ट्स लॉन्ग प्रोडक्ट्स दोनों बनाते हैं। दूसरा, हम लोग का जो प्लांट है वो कहते हैं हम लोग का सबसे ग्रीनेस्ट स्टील प्लांट है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीज दैट वी हैव प्लांटेड। एक हम लोग का स्लोगन है कि 1 ट्री फॉर एवरी मेट्रिक टन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ने कम से कम 55 लाख पेड़ अपने पूरे टाउनशिप में प्लांट करे हैं, और एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक प्रोड्यूस किया। तो एक तो जो एनवायरनमेंट की तरफ हमारा कंसर्न हम लोग को एक सेट अपार्ट करता है। दूसरा, वो प्लांट की बड़ी अच्छी प्लानिंग हुई कि जिस तरह से पूरा लेआउट है प्लांट का, और जो हम लोग के पास लैंड अवेलेबल है, तो बहुत आसानी से इसमें हम लोग 15 मिलियन टन प्लांट लगा सकते हैं। और दूसरी एक बहुत ख़ास बात है कि कोस्ट बेस्ड प्लांट है। हम लोग का जो इंपोर्ट्स होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं उसके लिए एक्सट्रीमली वेल पोजिशन प्लांट है। RINL का लक्ष्य क्या है भविष्य को लेकर? सी RINL जो एज चेयरमैन जो मेरा लक्ष्य रहेगा कि इस कंपनी को निरंतर हम लोग इम्प्रूव करें, निरंतर बेहतर बनाते जाएं, और एक कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल होने का जो मुहिम हम लोग ने शुरू करा, उस मुहिम में मैं चाहूँगा कि इसको वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स इन द
कंट्री, नॉट जस्ट इन द कंट्री बट इन द वर्ल्ड बनाया जाए। और हम इंडस्ट्रीज़ जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस थे अपने बाकी बिजनेस पार्टनर्स को अपने साथ लेके चले। फ्यूचर में आपका कोई स्पेसिफिक प्लान कुछ बन रहा है कहीं और के लिए भी? नहीं, एक हम लोग का एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में एक हम लोग का व्हील प्लांट है रायबरेली में, जो कि जो व्हील्स बनाता है फॉर द हाई स्पीड ट्रेन्स। जैसे आपको पता होगा हर ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही है और इन LHB व्हील्स की बहुत ज़रूरत है देश को। तो एक मेरा ये भी प्राथमिकता रहेगी कि उस व्हील प्लांट को जल्दी से उसका प्रोडक्शन रैंप अप करूं, ताकि जो हम लोग व्हील्स इंपोर्ट करते हैं उसको पूरी तरह बंद करा जा सके। आखिरी सवाल होगा आपका, अगर मैं डाटा देखता हूँ तो आपने IIT दिल्ली से ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने IIM कोलकाता से किया। तब से लेकर अब की जो जर्नी है आप उसे कैसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी जर्नी जो पर्सनल रही है IIT दिल्ली और IIM कलकत्ता के बाद मैं स्टील इंडस्ट्री में ही से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं 20 साल तक मैंने टाटा स्टील में और उसके बाद मित्तल स्टील और आर्सिलोर मित्तल में मैंने काम किया है। और मैंने ये देखा कि करीब 2010 में मैंने पब्लिक सेक्टर कंपनी ज्वाइन करी NMDC, और उसके बाद फिर मैं मिकॉन में था और फिर अभी हाल ही में RINL। तो मैंने एक चीज़ देखी कि एक तो स्टील इंडस्ट्री में दुनिया भर में अगर आप कहीं भी जाएं तो मतलब इंडियंस आपको मिलेंगे स्टील प्लांट रन करते हुए। तो एक हम लोग को एक नैक आ गया है स्टील प्लांट्स रन करने का। और मतलब ये जो स्टील प्लांट प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हम लोग के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आपको विभिन्न कंट्री में दिखते हैं, वैसे ही आपको इंडियन स्टील प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे। मतलब ये बात सबको नहीं पता, बट आप कनाडा चले जाइए, US चले जाइए, तो वहाँ आप अगर शॉप फ्लोर में जाएंगे तो आपको इंडियन नज़र आएंगे। RINL के ही बहुत सारे लोग बाहर इधर उधर चले गए। और चाहे स्टील प्लांट कहीं भी हो, US में हो, साउथ अफ्रीका में हो, वो स्टील प्लांट का एक ही टेक्नोलॉजी होती है। जो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हैं वो डेफिनेटली हम लोग को ये पता लगता है कि किसी भी प्लांट को किस स्पीड से और किस स्पीड से चला सकते हैं। और इस क्रॉस लर्निंग के थ्रू हम लोग अपनी स्टील इंडस्ट्री को बहुत अच्छा कंपेटिटिव बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा से बात करने के लिए। ये थे अतुल भट्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के चेयरमैन और MD, जिन्होंने भारत में स्टील इंडस्ट्रीज़ की चुनौतियों और भविष्य को लेकर खुलकर बात की है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक सवेरा TV।